गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में जारी चर्चा में दिया जवाब। कहा, भारत ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान के 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकियों को किया ध्वस्त। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में आयोजित हुआ अखिल भारतीय शिक्षा समागम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, शिक्षा को बनाया गया भारत की ग्रोथ स्टोरी का केंद्र बिंदु। कल और 31 जुलाई को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए किए गए पुख्ता प्रबंध। 673 परीक्षा केंद्रों पर 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। और दक्षिणी हरियाणा में उच्च गुणवत्ता वाले आलू बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के साथ किया गया MOU। किसानों को मिलेंगे उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त बीज। नमस्कार, मैं हूं रजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में ऑपरेशन पर जारी चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने सदन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे की वजह बताई। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारत पड़ोसी देश में 100 किलोमीटर अंदर गया और वहां जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना के अड्डों पर हमले किए, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। एक गुरुद्वारा और एक मंदिर इन हमलों में टूटे और कुछ नागरिक घायल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन को बताया कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए, जिनमें से 8 एयरबेस पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इन हमलों में कोई आम नागरिक नहीं मारा गया, सिर्फ आतंकवादी मारे गए। 8 मई को पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों में हमला किया, हमारे सेना के अड्डों पर हमला किया, मगर एक भी मिसाइल से उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाई। बहुत नजदीक से की हुई गोलाबारी के कारण हमारे गुरुद्वारा टूटा, एक मंदिर टूटा, कुछ हमारे नागरिक हताहत हुए। और दूसरे दिन 9 मई को मोदी जी ने सेना को हुक्म दिया, एक मीटिंग करी। राजनाथ जी, मोदी जी, NSA, सेना के सारे अध्यक्ष, और जवाब देने का तय किया और उनके 11 एयरबेस को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। मान्यवर, 8 एयरबेस इतने सटीक तरीके से तोड़े गए, पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम धरी की धरी रहेगी, कुछ नहीं कर पाई। गृहमंत्री ने सदन में संघर्ष विराम पर उठते विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के कई परिणाम होते हैं और युद्ध सोच समझकर करना पड़ता है। गृहमंत्री ने कांग्रेस को 1948 के युद्ध की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस समय लड़ाई निर्णायक पड़ाव पर थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम किया। इसी युद्ध विराम के कारण आज POK अस्तित्व में है। उन्होंने 1965 में जीते हाजी पीर को वापस लौटाने और 1971 की जीत के बाद शिमला समझौते में POK को नहीं मांगने पर भी कांग्रेस को घेरा। गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों के जनाजे को पाकिस्तान की सेना ने कंधा दिया, लेकिन वे भूल गए थे कि यह सब पूरी दुनिया देखेगी। ऑपरेशन सिंदूर ने एक्सपोज किया कि वहां स्टंट प्रायोजित आतंकवाद है। कि हमारा टेररिज्म से कोई लेन देन नहीं है, ये तो अब ऐसे ही ग्रुप करते, हम तो विक्टिम है, जो मनमोहन सिंह ने सर्टिफाइड भी कर दिया था कि ये भी विक्टिम है। मान्यवर, मगर दूसरे दिन इनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ और पाकिस्तान को मालूम नहीं पड़ा कि ये पूरी दुनिया देखेगी। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया और ये सारे आतंकवादियों के जनाजे के जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना, इनके अफसर, ISI के अफसर, वहां की पुलिस के अफसर अश्रुभीनी आंख के साथ जुड़े थे। और मान्यवर, ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इधर राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ है।
उन्होंने आगे बताया कि कल सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के 3 आतंकवादियों को ढेर किया जो 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 मासूमों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। इसके लिए रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों को तबाह करने और भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूत करने का संदेश देता है। यह मिशन न केवल वर्तमान की चुनौतियों का जवाब है बल्कि भारत के भविष्य को सुरक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर अभी विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं हुआ। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा विजन है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया, तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, हम लोग वो हैं जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारा चरित्र है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में 10 आईएमटी स्थापित करेगी। अंबाला में भी एक आईएमटी स्थापित किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वे कल अंबाला में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2025 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक आईएमटी से 50,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य की नवीनतम तकनीकों को देखते हुए सरकार की गुरुग्राम और पंचकुला को एआई हब बनाने की योजना है, जहां हजारों युवाओं को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि वे जिस भी कार्य में लगे उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें और ईमानदारी से काम करें। उन्होंने बच्चों और उनके अभिभावकों से आह्वान करते हुए कहा कि युवा अपने जीवन में गलत रास्ते को न अपनाएं और नशे जैसी कुरीति से दूर रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 सालों में राज्य सरकार ने सिस्टम में सुधार किया है और उसी का परिणाम है कि युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची सरकारी नौकरी मिल रही है। सरकार ने हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज स्थापित करने का काम किया है, ताकि लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े। जो इन्वेस्टर्स आए हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, इन्वेस्टर्स आए हैं, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री लगी है। अभी भी हमने अपने बजट भाषण के अंदर इसमें मैंने बोला है, जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ये ऐड लगने वाली है अखबारों के अंदर। हम हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 आईएमटी और खोलने वाले हैं। 5 के लिए तुरंत अभी ऐड लग जाएगी 1-2 दिन के अंदर, उसकी पूर्ण तैयारी कर ले। एक आईएमटी के अंदर लगभग 50-50 हजार से ज्यादा 50-50 हजार से ज्यादा उसके अंदर नौकरियां एक आईएमटी के अंदर क्रिएट होंगी। और हमने इसे अपने बजट के अंदर यह भी कहा है, हम इसको लेकर के गति से उसके अंदर काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अंबाला भी उसके अंदर ये क्षेत्र है, यहां पर भी एक आईएमटी जल्दी लग करके खड़ी हो जाएगी। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में प्रदेश के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति से पहली मुलाकात की है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रदेश की वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रपति ने विशेष रूप से सामाजिक कल्याण, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने पर बल दिया और प्रदेश की प्रगति के लिए मूल्यवान सुझाव साझा किए। राज्यपाल ने कहा कि वे राष्ट्रपति के मार्गदर्शन से बहुत प्रभावित हुए हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कल गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर स्थित बंधवाड़ी कचरा प्रबंधन साइट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम गुरुग्राम द्वारा किए जा रहे सौंदर्यीकरण और अन्य सुधार कामों का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निकाय मंत्री ने ऐलान किया कि आने वाले 4 अगस्त 2025 को साइट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान में जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पूर्ण कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे इस कार्य को अभियान के रूप में लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और गुरुग्राम को एक सुंदर और स्वच्छ शहर बनाने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम एक वैश्विक शहर है और यहाँ किए जाने वाले प्रयासों का संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। उन्होंने सफाई व्यवस्था को वार्ड स्तर पर क्रियान्वित करने को कहा। हर वार्ड में 1 माह तक संघन सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले वार्ड को मुख्यमंत्री के हाथों नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। पर पिछले 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और उसको और बेटर करने के लिए सभी प्रशासन कलेक्टिव एफर्ट कर रहा है, चुस्त दुरुस्त है और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर और एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह पर गुड़गांव के अंदर जो CND वेस्ट है या अन्य गार्बेज के ढेर हैं उनके अंदर भी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई जाए बड़ी तेजी के साथ, उस सब पर भी आज चर्चा हुई है। और उसके अलावा नई कंपनी नए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अगले 2-2.5 महीने के अंदर नए डोर टू डोर के जो टेंडर लगे हैं उनको इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से जो नई एजेंसियां नई RFP जो बनाई है उसके अंदर अच्छे लोग आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और जब तक इसके अंदर किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट ला सकें, चाहे कॉरपोरेशन के लोग हों, चाहे प्राइवेट लोगों की भागीदारी करके, चाहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को लाके उसमें इम्प्रूव करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी और हम लोग इस पर मिलकर काम करेंगे। कल और 31 जुलाई को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। परीक्षा के नकल रहित संचालन के लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से 220 प्रभावशाली उड़न दस्तों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा प्रदेश भर में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पूरे समय के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। 673 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। हर परीक्षा केंद्र पर 312 परीक्षार्थी रहेंगे। HTET परीक्षा को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी उम्मीदवारों की मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जांच होगी और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए CCTV कैमरों के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों की निरीक्षण व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई अभ्यर्थी या अधिकारी किसी प्रकार की धोखाधड़ी, गड़बड़ी या अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 299 परीक्षा केंद्र यानी जो लेवल 3 का हमारा परीक्षा होगी उसमें 299 परीक्षा केंद्र होंगे। दूसरे दिन जो लेवल 2 की हमारी परीक्षा है TGT जिसे हम कह सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र यानी 673 परीक्षा केंद्र उसमें होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक ऑब्जर्वर होगा। सभी परीक्षा केंद्रों को पूरी तरह से कवर करने के लिए जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, CCTV कैमरा, AI कैमरा का हमने इस बार प्रयोग किया है। मुस्तैदी से जिला प्रशासन सहयोग, परीक्षा संचालन और उनके पवित्रता के बारे में उनके जिस प्रकार से सहयोग कर रहा है ये वास्तव में बड़ा सराहनीय है। प्रवेश से पहले सभी उम्मीदवारों की मेटल डिटेक्टर से, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से उनकी सुरक्षा की जांच की जाएगी, फ्रिस्किंग होगी और बायोमेट्रिक्स द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई संदिग्ध गतिविधि हमें नजर आती है तो उसका भी पता लगाया जाएगा। और परीक्षा केंद्रों के आसपास भी जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, पुलिस द्वारा काफ़ी इसकी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हम सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्रों पर शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे और निष्पक्षता सुनिश्चित हो। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हर वक्त साथ खड़ी है। वे कल भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित जिला स्तरीय तीज महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने करीब 80 लाख रुपए से कुछ गांवों में बने महिला सांस्कृतिक केंद्रों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने महिलाओं से स्वरोजगार शुरू कर स्वावलंबी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तीज महिलाओं का एक पावन और पवित्र त्योहार है। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हरियाणा की संस्कृति की धूम है। त्योहार एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं जो समाज के लिए सबसे जरूरी है।
कैबिनेट मंत्री ने महिलाओं को शगन के तौर पर प्रदेश सरकार की तरफ से कोथली भी भेंट की। इसके अलावा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रकृति के नवसृजन का महीना, भोले बाबा का महीना, मां शक्ति का महीना और इस हरियाली तीज के पावन पवित्र अवसर पर आज भिवानी के इस पंचायत भवन के अंदर और अम्बाला में प्रदेश स्तरीय तीज महोत्सव का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारे जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के, वे सभी बहनें यहाँ पर आज आमंत्रित की हैं और उनको हम अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से तीज के इस पावन अवसर पर कोथली देने का काम करेंगे। आज के इस पावन पवित्र अवसर पर जहां बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूं को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। आपको भी इस तीज के पावन पवित्र अवसर की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। सोनीपत में भी जिला स्तरीय तीज महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सोनीपत विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिला ड्रेस कोड के साथ कार्यक्रम में शामिल हुई। महिलाओं के लिए मेहंदी, झूले और खान पान के साथ ही अलग अलग तरह के स्टॉल लगाए गए थे। कैबिनेट मंत्री जिले के 10 गाँव में तैयार किए गए महिला सांस्कृतिक केंद्रों का भी उन्होंने उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि यह सांस्कृतिक केंद्र हमारे गांव की महिलाओं के लिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां जितनी मजबूत होंगी उतना ज्यादा समाज विकसित होगा। आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं की तादाद बराबर नजर आ रही है और कई जगह तो ज्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2047 के विकसित भारत में महिलाओं का अधिक योगदान होगा। तो कहीं भी आप जाकर के देखोगे आपको महिलाओं की तादाद बिल्कुल बराबर की नजर आएगी, बल्कि कई कई जगह तो ज्यादा भी नजर आएगी। ये अच्छी बात है। आपने देखा कि किस तरह से 50% का आरक्षण पंचायतों में और आपके जिला परिषद और नगर निगम में किया और 33% का आरक्षण विधायिका में और लोकसभा और आपके असेंबली में किया। ये सारे का सारा आपकी शान की बात है कि देश जब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, 2047 के भारत में, आत्मनिर्भर भारत में, और भाई आपके योगदान, हमारी बहनों का योगदान भी बराबर से ज्यादा रहे, ऐसा प्रधानमंत्री जी की सोच है। उधर हिसार में भी कल तीज के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने बड़े तादाद में हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री ने हरियाली तीज पर बहनों को भेजी जाने वाली कोथली भी महिलाओं को भेंट की। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नगद पुरस्कार भी दिए गए हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश तीज त्योहारों का देश है। तीज का त्योहार सावन के महीने में आता है, जहां हर तरफ हरियाली होती है, महिलाएं झूला झूलती हैं और लोकगीत गाती हैं। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री द्वारा भी एक भाई के तौर पर बहनों को कोथली भिजवाने का नेक काम किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। सभी बहनों के लिए एक भाई बनकर के कोथली भिजवाने का काम भी हरियाणा सरकार की तरफ से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से किया गया है और इससे सारी बहनें बहुत खुश है और महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक घोषणाएं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। पहले भी महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम हरियाणा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, चाहे वो महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज के अंदर देने की बात हो, चाहे अब नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर अभी लोकसभा के अंदर बिल 33% आरक्षण का MP और MLA के अंदर भी जो लाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के बेटियों को सशक्त करने के लिए अनेक कदम हरियाणा सरकार की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से भी उठाए गए हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ के मौके पर नई दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका शुभारंभ करते हुए सभी युवा साथियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर देश भर में शिक्षा से जुड़े 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री के परिवर्तनशील विजन को दर्शाता है, जिसमें शिक्षा को भारत की ग्रोथ स्टोरी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में हम शिक्षा तंत्र में हुए परिवर्तन को कक्षा और समुदाय तक पहुंचाने में सफल रहे। भारतीय नई शिक्षा नीति का मूल मंत्र है वैज्ञानिक शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखते हुए हम शिक्षा को राष्ट्र निर्माण से जोड़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति विकसित भारत के सपने को साकार करने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि युवाओं को मौलिक विचार की तरफ ले जाने का रास्ता भारतीय भाषा और ज्ञान परंपरा है। आज नवोदय और केंद्रीय विद्यालय हमारी शिक्षा प्रणाली की प्रयोगशाला बन चुके हैं। क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। अपील टू द कंट्रीमैन, अपील टू द यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, let us create an ecosystem, let us implement national education policy in the right direction. We have to find out solution for the global challenges. भारतीय जनता पार्टी के पंचकुला प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जिला और मंडल अध्यक्षों की बैठक ली। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिला, मंडल और बूथ स्तर पर नियुक्त नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। पंचकुला में 9 मंडलों का गठन हुआ। नई कार्यकारिणी के साथ प्रदेश के सभी 26,629 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना और देखा गया। इसी प्रकार पार्टी ने सीईटी परीक्षा के दौरान सेवा ही संगठन के मूल मंत्र पर चलते हुए हेल्प डेस्क लगाकर जनता की मदद की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। बड़ी तादाद में प्रदेश के बच्चों ने पेपर दिया और वे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि आज विधायक दल की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री और जीते हुए विधायकों को एक विधानसभा उसके जिले के बाहर और देने का काम किया जाएगा। और इस संगठन के पर्व में बूथ से लेके मंडल, मंडल से जिला और जिला से प्रदेश, इस प्रकार की जो नई रचना, नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी देने की एक प्रक्रिया रहती है, उसके तहत पंचकुला जिला के सभी 9 मंडलों में नए मंडल की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात 124वां जो एपिसोड था, और ये 100% सभी बूथों पर सुना गया। 26 और 27 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में सीईटी का टेस्ट, जो हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को देने का काम किया है। राज्य के बागवानी विभाग और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मकसद दक्षिणी हरियाणा में उच्च गुणवत्ता वाले आलू बीज का उत्पादन बढ़ाना है। इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने बताया कि एमओयू के तहत कुल 18 करोड़ से ज्यादा की परियोजना 4 सालों की अवधि में क्रियान्वित की जाएगी। चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में आलू का अर्ली जनरेशन सीड का उत्पादन कर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला और रोग मुक्त बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और हरियाणा आलू बीज उत्पादक राज्य के रूप में उभर सकेगा। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा करनाल के शामगढ़ में स्थापित पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर को इस परियोजना का क्रियान्वयन केंद्र बनाया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि यह समझौता किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह परियोजना राज्य के दक्षिणी जिलों में आलू बीज उत्पादन को नई दिशा देगी। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना से न केवल हरियाणा आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल की आज कैथल में एक विशाल बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा समेत विधायक अर्जुन चौटाला और पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल की जयंती पर आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय सम्मान दिवस रैली को सफल बनाने पर भी चर्चा हुई।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो ने हमेशा प्रदेश की जनता के हितों को लेकर संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा की जनता के हकों को दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि रोहतक में 25 सितंबर को सम्मान दिवस पर प्रदेश भर से भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे और इस रैली को सफल बनाएं। पार्टी सभी विधानसभा में जाकर लोगों को रैली में पहुंचने का निमंत्रण देगी। उन्होंने बताया कि प्रभारी अपने इलाकों में रैली की तैयारियों को लेकर प्रबंध करेंगे। इस वर्ष में मेरा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर के नेता उसमें आए और आकर के हरियाणा प्रदेश से एक नया संदेश लेकर के जाए। वो पूरे देश में जाकर के एक बात की चर्चा करें कि आने वाला वक्त जो है हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी का है। हमने इस प्रदेश से चौधरी देवीलाल की जयंती पे बड़ी मीटिंगें करके देश में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने भी इसी हरियाणा से अनेक बार देश में बदलाव लाने का काम किया। अब की बार हम चाहते हैं कि चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस को फिर से संदेश जाए। नरवाना रेलवे स्टेशन का सितंबर-अक्टूबर में उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। उत्तर रेलवे के निदेशक एस.के. श्रीवास्तव ने आज स्टेशन का दौरा कर नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारियों की टीम के साथ निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया, टिकट काउंटर और पार्किंग व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर जरूरी दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि स्टेशन के निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि समय से इसका उद्घाटन कराया जा सके। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि स्टेशन से संबंधित सभी काम तय समय पर पूरे हों। प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन कराने की तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर जनता को सभी आधुनिक सुविधाएं जैसे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय और सुलभ पहुंच मार्ग उपलब्ध होंगे। इससे नरवाना को एक आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में नई पहचान मिलेगी। इस अमृत भारत स्टेशन को सितंबर-अक्टूबर में जो है प्रधानमंत्री को उद्घाटन के लिए प्रस्तावित किया है, तो उस हिसाब से जो लेफ्ट ओवर वर्क्स हैं, लेफ्ट आउट वर्क्स को हम इसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये फुली फंक्शनल स्टेशन के लिए अभी हम लोग अपना गेट तो हमारे प्रेमाइसेस में जगह है, जो रेलवे प्रेमाइसेस में हमारे पास लैंड है, तो वहाँ तो हम अपना गेट लगा लेंगे बड़े साइज का, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो यहाँ पर होगी उससे करेस्पॉन्डिंग। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जुलाई में आयोजित हुई 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम ऐलान कर दिया है। इस साल परीक्षा का परिणाम तकरीबन 72% रहा, जो बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि यह परीक्षा प्रदेश भर के 65 केंद्रों पर 4 जुलाई को हुई थी, जिसमें 16,300 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें से 11,719 परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच के लिए निर्धारित शुल्क के साथ 20 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 4 जुलाई को एक दिवसीय परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 16,300 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों को एक स्पेशल चांस दिया गया था जिनका किसी कारणवश या तो पेपर छूट गया था या उनका कंपार्टमेंट आ गया था। तो यहाँ उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार से परीक्षार्थियों का और उन विद्यार्थियों का साल बचाया जाए। तो 16,300 परीक्षार्थियों में से 11,719 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, और इनमें से जो 11,719 परीक्षार्थी हैं, 7,206 छात्र तथा 4,513 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, और पास प्रतिशत यहाँ 71.9% रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।